वो जो स्पाइन पे ध्यान देने का मतलब ब्रीदिंग लेते समय वो जरा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? देखो स्पाइन जो हमारा होता है बेसिकली वो अंदर है, ओके। और स्पाइन हमारे सिर से नीचे तक, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी यस। या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो वो तो फिजिकल, रीढ़ की हड्डी जो है वो फिजिकल है, लेकिन जो नाड़ी है जिसको सुषुम्ना नाड़ी या शिव नाड़ी कहते हैं, वो स्पाइन के साथ पैरेलली ऐसी जुड़ी हुई है। तो जब हम सांसें लेते हैं तो पहले हम नॉर्मल इंसान जब सांसें लेता है तो वो कैसे लेता है, लेकिन जिसका प्राण शक्ति बढ़ गया, जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा प्राण ऑलरेडी आ गया है क्रिया करने की वजह से या साधना करने के बाद, उसके शरीर में स्पाइनल ब्रीदिंग चालू हो जाती है। देखो अगर आप सोते हो नींद में, तो नींद में पहले पहले आप गहरी सांसें लेते हो इस तरीके से, फिर धीरे धीरे जब आप गहरी नींद में जाते हो आपकी स्पाइनल ब्रीदिंग चालू हो जाती है। तो स्पाइनल ब्रीदिंग में ये जो सांसें हैं वो घूमती नहीं है, प्राण ऊपर नीचे होने लगता है। और प्राण और सांसें दोनों अलग चीज है। जो सांसें होती है वो तो हवा है, क्योंकि हम हवा को अंदर लेते हैं, राइट। लेकिन जो प्राण है वो हवा के अंदर भी है, पानी के अंदर भी है, सूरज की किरणों के अंदर भी है, खाने के अंदर भी है। पांचों तत्वों में प्राण है। तो जो सांसें हम ले रहे हैं उसको ऑक्सीजन कहते हैं लोग, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर प्राण है, और वो प्राण अलग हो जाता है और शरीर में फैलने लगता है, और वो ही प्राण इंसान को जिंदा रखता है। जब प्राण खत्म हो गया तो लोग बोलते हैं इंसान मर गया, लेकिन बाहर तो ऑक्सीजन चल रहा है। ऑक्सीजन तो दुनिया में है। देखो ऑक्सीजन है लेकिन इंसान मर जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्राण पंखेरु जिसको बोलते हैं, प्राण निकल गया बाहर, तो वो ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो भी वो कुछ नहीं कर पाए। ऑक्सीजन के अंदर प्राण है, तो अलग अलग टाइप की हवा है। हवा में नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, अलग अलग हवा है। हवा में एक ऐसी हवा है जिसके अंदर प्राण ज्यादा है, उसको ऑक्सीजन कहते हैं। तो वो हवा हमारे बॉडी में गई, प्राण उसमें से सेपरेट हुआ और बॉडी में प्राण घूमने लगा, और प्राण ही इंसान को जिंदा रखता है, अलग अलग नए नए सेल बनाता है। तो स्पाइनल ब्रीदिंग में क्या होता है कि जब आप बाहर से हवा लेना कम कर देते हो, क्योंकि बॉडी में प्राण ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है, तो प्राण स्पाइनल ब्रीदिंग में ऊपर नीचे होने लगता है। ओके, तो जब आप इस तरीके की सांसें लोगे, देखो अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। अभी देखो मैं बाहर से हवा ज्यादा ले ही नहीं रहा हूं, लेकिन मेरी जो सांसें चल रही है उसमें प्राण का फ्लो हो रहा है, प्राण नीचे से ऊपर जा रहा है। सांसें कैसी जाती है? सांसें अंदर जाती है और नीचे जाती है, लेकिन प्राण नीचे से ऊपर जाता है। प्राण का जो फ्लो है वो, जब प्राण शक्ति बॉडी में बहुत ज्यादा हो गई तो आपको फील होने लगेगा कि सांसें आप ऊपर से नीचे ले रहे हो, जैसे कि ऐसे लेते हो ना, तो सांसें अंदर गई, फिर लंग्स के अंदर जाती है वो सांसें, अपने फेफड़ों में जाती है, तो ऊपर से नीचे जाती है। लेकिन स्पाइनल ब्रीदिंग में क्या होगा, प्राण नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि प्राण इतना शरीर में बढ़ गया है कि वो सहस्त्र चक्र नीचे से ऊपर फील होने लगेगा आपको, आपके स्पाइन में। और ये सांसें साधना में योगी यही सांसें लेता है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन हमको बनाना है वो सांसों से नहीं बनाना है, बाहर की हवा से नहीं लेना है, हमको प्राण के धागे से यूनिवर्सल प्राण को कनेक्ट होना है। देखो अभी हम बाहर के प्राण को कनेक्ट हो रहे हैं, जिसको स्थूल प्राण कहते हैं, ग्रॉस प्राण, जो हवा जाती है। लेकिन यूनिवर्स का जो प्राण है
उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे शरीर का जो प्राण है वो यूनिवर्सल प्राण के साथ जुड़ जाना चाहिए, और उसका कनेक्शन पॉइंट हमारे सहस्त्र चक्र पे, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वहां से यूनिवर्सल प्राण के साथ अगर कोई जुड़ गया तो उसको सांसें लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से सांस लेने की जरूरत नहीं है, वो जिंदा रहेगा और यूनिवर्सल प्राण से जुड़ा रहेगा। तो इसके लिए प्राण शक्ति शरीर में बढ़नी चाहिए। जब प्राण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपके अंदर प्राण स्पाइन में मूव होने लगता है, और धीरे धीरे वो प्राण यूनिवर्सल प्राण से कनेक्ट होने लगता है। तो इसके लिए जो रेगुलर क्रिया करते हैं उनका प्राण शक्ति बढ़ता है, और वो स्पाइनल ब्रीदिंग से सांसें लेने लगते हैं मेडिटेशन में, और दिन में बहुत बार। जब आप देखो, मैं आपको बताऊं, जब आप निर्विचार की स्थिति में आते हो और आप गैप अवेयरनेस में स्थिर हो जाते हो, ऑटोमेटिक आपकी स्पाइनल ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये सीक्रेट है, हमने स्वरयोग में भी देखा। इस स्टेज में मतलब आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे कि आपको गुरु माँ बताती है, आपको ऑटोमेटिक फील होगा कि स्पाइन में प्राण का मूवमेंट हो रहा है। आपको कुछ इमेजिन नहीं करना है। आप इनिशियली थोड़ा बहुत शुरुआत में इमेजिन भी करोगे तो अच्छा ही है, बुरा नहीं है, क्योंकि आपका अटेंशन जाएगा। जब आप इमेजिन करोगे कि स्पाइन में कुछ तो मूव हो रहा है तो आपका अटेंशन स्पाइन पे जाएगा। नॉर्मल इंसान को तो पता भी नहीं है कि स्पाइन में क्या हो रहा है, लेकिन जब आप थोड़ा इमेजिनेशन भी करते हो कि स्पाइन किधर है, स्पाइन में क्या हो रहा है, स्पाइन में कुछ मूव हो रहा है, तो आपका अटेंशन तो जाएगा स्पाइन के ऊपर, और धीरे धीरे आपको समझ में भी आएगा कि एक्चुअली में स्पाइन किधर है और स्पाइन में क्या मूव हो रहा है। तो इमेजिन, शुरुआत में इमेजिन करना भी सही है, गलत नहीं है, क्योंकि आपका अटेंशन वहां पे जाएगा। नहीं तो क्या होता है, वहां पे अटेंशन नहीं गया और कहीं और गया तो वापस विचार आएंगे, वापस वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। ओके, तो बेटर इज टू इनिशियली शुरुआत में इमेजिन करो, अच्छी बात है। अगर आप अपने स्पाइन को इमेजिन कर सकते हो और उसके अंदर के प्राण के करंट्स को इमेजिन कर सकते हो, दैट इज गुड थिंग, कि आपको कोई थॉट नहीं आएगा, बिकॉज यू आर इनटू योर अटेंशन इज ऑन योर स्पाइन। तो आप कहीं इधर उधर की बात सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो दैट इज गुड, वो कर सकते हो आप। और देखो, ये सब सीक्रेट्स जो है कि ये प्राण कैसे मूव होता है, ये भी तत्व ज्ञान का पार्ट है। मतलब क्योंकि होता क्या है कि ये जो तत्व है, सभी तत्वों के अंदर प्राण है, सभी तत्वों में प्राण है, लेकिन वो तत्व में प्राण कहाँ अटका हुआ है, वहां से तत्वों से प्राण को अलग करना है और कॉस्मिक प्राण के साथ जोड़ना है। अभी हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और सभी तत्वों में प्राण है, और अलग अलग जगह पे प्राण अटके हुए हैं, तो फिर वो प्राण इकट्ठे होके ऊपर जाएंगे कैसे? और प्राण इकट्ठे नहीं हुए तो वो अलग अलग चीजों में प्राण अटका हुआ है, तो अलग अलग चीज करने का मन करेगा, अलग अलग विचार आएंगे, जहां प्राण अटका है वो विचार आएंगे। तो ये सब सीक्रेट्स हैं तत्व ज्ञान के। ओके, तो और कोई क्वेश्चन है आपको? मतलब ये एक प्रोसेस का मींस स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। यस, स्पाइन स्ट्रेट रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई टेढ़ा बैठा है ऐसा, तो क्या होगा कि वो स्पाइन जो प्राण के करंट है या जो भी है वो अटक जाएगा। वो सीधा ऊपर तक जाएगा तब जब आप सीधा बैठोगे। अगर किसी की गर्दन ऐसी है या कोई ऐसा बैठा है तो वो कहीं पे भी अटक जाएगा प्राण, और वहां पे जमा हो जाएगा, ब्लॉक क्रिएट होगा वहां। इसके लिए कहते हैं कि इंसान को ऐसे स्ट्रेट बैठना चाहिए ताकि प्राण धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाए। ओके, तो ये जरूरी है। लेकिन देखो, मैं आपको और भी सीक्रेट बताता हूँ, ये योगी का मार्ग है। सीधा बैठना, साधना करना, एनर्जी को ऊपर उठाना, ये योगी का तरीका है।
लेकिन ज्ञानी का तरीका क्या है? बात को समझ लेना। देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। जरूरी नहीं है कि हर इंसान योगी के मार्ग से ही आगे बढ़े। अगर किसी को बात समझ में आ गई, अभी देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भगवत गीता महाभारत में अर्जुन लड़ाई कर रहा था, लेकिन लड़ाई करते करते वो उसको अलग अलग प्रॉब्लम सताने लगे, कंफ्यूजन, मैं अपने परिवार वालों को नहीं मारूंगा, ये वो। तो कृष्ण ने उसको थोड़ी बोला कि तू यहाँ पे ध्यान कर, साधना कर, क्रिया कर, अपनी एनर्जी को ऊपर उठा, स्पाइनल ब्रीदिंग कर। कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सही है कि नहीं? हाँ, सही है। कृष्ण ने उसको क्या समझाया कि मैं कौन हूँ, कौन है, तेरा कर्म क्या है, धर्म क्या है, और तू तू भी एक आत्मा है, तू अपने आप को अर्जुन समझ रहा है, और तू और मैं एक है। तो जब उसको बात समझ में आ गई, उसको बात समझ में आ गई, उसकी जो भी, जहां पे भी प्राण अटके हुए थे, जो उसकी डिजायर्स थी, जहां पे भी उसका मन भटक रहा था, सब कुछ इकट्ठा होके ऊपर पहुंच गया, और सारी चीजों से उसने प्राण को मुक्त करके, इंटीग्रेट करके ऊपर पहुंचा। बात समझ के भी ये हो सकता है। कृष्ण ने तो उसको सिर्फ बात समझाई थी और वो एनलाइटेंड हो गया भगवत गीता सुन के। एनलाइटेंड होने के बाद उसको लड़ाई करने, उसके बाद उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर उसने पूरी तरह से लड़ाई की, क्योंकि बात समझ में आ गई कि मैं अर्जुन हूं ही नहीं, और ये सामने जो है उसको मैं अपने दादा समझ रहा हूँ। ये तो सब खेल चल रहा है, और मुझे नाम मिला था अर्जुन, लेकिन मैं तो वो हूं ही नहीं। मैं तो एक आत्मन हूँ, और सामने वाला जो है वो भी एक आत्मन है। मुझे अपना काम करना है, क्योंकि वो गलत चीज का साथ दे रहा है, तो धर्म का साथ देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा लाइफ का पर्पस पूरा नहीं होगा। तो अंडरस्टैंडिंग के पाथ से भी ये चीज पॉसिबल है। ज्ञानी का मार्ग अलग है। लेकिन अगर योगी और ज्ञानी दोनों इंसान इकट्ठे हो गए, दोनों एक बन गए, तो बहुत तेजी से इंसान आगे बढ़ सकता है। खाली बात समझ में आई, लेकिन वो उसकी अनुभूति नहीं हो रही, अंदर से हम दुखी हो रहे हैं और विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई। ऐसा होता है ना, भगवत गीता तो 20-50 बार किसी ने पढ़ ली, कितनी बार सुन ली, लेकिन फिर भी उसको अपने विचारों पे कंट्रोल ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि बात सुनी है लेकिन समझ में नहीं आई। राइट? तो इसके लिए दोनों तरीके हैं। अगर कोई सीधा नहीं बैठ पाता है, लेकिन वो उसने अगर बात को समझ लिया और वो चीज को फॉलो किया। देखो बात समझ में आई, उसको कैसे समझते हैं? अगर आप जंगल में जा रहे हो और कहीं पे आपको पता चल गया कि रास्ते में खड्डा है और खड्डे में दलदल है, मैं गिर सकता हूँ। ओके, पहली बार आप गिर जाओगे क्योंकि आपको नहीं पता, लेकिन दूसरी बार जब किसी ने आपको वहां से खड्डे में से निकाल लिया और दूसरी बार वो रास्ते से जाओगे, अगर आपने बात समझ ली है तो आप खड्डे में नहीं गिरोगे। राइट? सही है। तो अंडरस्टैंडिंग का मार्ग क्या है कि आपको पता है कि ये सब फालतू के विचार और ये सब चीजों में अटकना, ये सब मोह माया है, ये अनवांटेड चीजें। तो समझने वाला इंसान भी उस चीजों से ऊपर उड़ जाएगा। वो विचारों में, अपने शरीर के ऊपर, मन के ऊपर इतना सीरियस बनेगा नहीं, दोनों से अलग हो जाएगा और आत्मन बन के जीने लगेगा। ये चीजें हम विद्याओं में सीखते थे। आप विद्या में देखो, विद्याओं का मार्ग क्या था? विद्या ये नहीं कहती थी कि तुम बहुत साधना करो, तुम ये करो। मधु विद्या क्या कहती थी? तुम हर क्षण जीवन के मधु को अनुभव करो। कोई क्रिया, ध्यान, ये वो करने की बात तो नहीं करती थी। अगर तुमने वो अनुभव करना सीख लिया, समझ में आ गया, तो फिर यू आर एनलाइटेंड। प्राण इधर उधर अटकेंगे नहीं कहीं पे भी। राइट?
राइट राइट। तो सारी विद्या यही कहती थी, अध्यात्म विद्या भी यही कहती थी कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं मन भी नहीं हूं। मतलब जिसको हम शरीर कहते हैं वो मिथ्यात्मा है, जिसको हम मन, मेरे विचार, मेरी ये चीज कहते हैं वो गौण आत्मा है। तो हम जो है वो मुख्य आत्मा है, जो शरीर भी नहीं है, जो मन भी नहीं है। तो बिना मतलब शरीर की तकलीफों को ज्यादा सीरियसली क्यों लेना है, मन की विचारों को सीरियसली क्यों लेना है, दुखी क्यों होना है। तो समझदारी का मार्ग बहुत आसान है। अगर किसी ने वो समझदारी को जीना सीख लिया, जो समझ में आया है वही उसका जीवन बन गया, तो बहुत आसान तरीका है, राइट। ओके, तो देखो यही चीज मैं समझा रहा हूं कि कलयुग में अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग, साधना और उसका ज्ञान, दोनों अगर जो करेगा ना वो जल्दी पहुंचेगा। क्योंकि देखो किसी का भी शरीर एकदम परफेक्ट नहीं है, ये तो आप मानते हो। शरीर सतयुग जैसा तो है नहीं, प्राण की कमी है, खाने पीने का प्रॉब्लम है, तो शरीर इतना परफेक्ट नहीं है। तो कोई भी एकदम परफेक्ट योगी तो नहीं बन पाएगा, तो और कोई भी परफेक्ट ज्ञानी भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि माइंड में दुनिया भर की चीजें पढ़ ली है, सीख ली है। तो उसको लगता है कि मैंने साइंस पढ़ लिया, मैंने मैथ्स पढ़ लिया, तो मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। तो वो सही ज्ञान को भी वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर किसी ने योगी का पाथ भी अपनाया, ज्ञानी का पाथ भी अपनाया, तो जो वो समझना चाहता है वो अनुभव करने लगेगा। समझना और अनुभव करना जब दोनों होने लगता है ना, तो इंसान समझदारी डाउट नहीं करता कि जो मुझे समझ में आया है वो सही है कि गलत है, क्योंकि वो अनुभव भी कर रहा है, उसको मजा भी आ रहा है, राइट। इसके लिए ये पाथ बाबा जी ने दिया है मॉडर्न वर्ल्ड में। क्रिया योग का मतलब खाली क्रिया करना नहीं है, क्रिया क्या इफेक्ट पैदा करती है और क्रिया से जीवन कैसे बदलता है, कैसे जीवन को मेंटेन करना है, ये बाबा इसको क्रिया योग कहते हैं। क्रिया की अंडरस्टैंडिंग, क्रिया क्या इफेक्ट पैदा करती है, कैसे जीवन बदलना है, क्या चीज समझनी है, ये पूरा क्रिया योग है। खाली क्रिया करना वो तो एक्सरसाइज हो गई, ब्रीदिंग क्रिया एक्सरसाइज, बट क्रिया का इफेक्ट को समझना और वो इफेक्ट को बना कर रखना अपनी लाइफ में, दैट इज कंप्लीट क्रिया योग। ओके ओके, और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है? नहीं, अभी तो नहीं है। तो जब आपको जो भी प्रश्न आते हैं उसका जब आपको जवाब मिलता है, और वो जवाब जब आपकी आत्मा एक्सेप्ट करती है, उसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। जब अपना माइंड जब एक्सेप्ट करेगा ना कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, लेकिन समझ में आ गया है लेकिन फिर भी वो चीज हम कर नहीं पा रहे हैं, मतलब आत्मा ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, आत्मा को छू गया ना, तो आपके जीवन में वो बदलाव आ जाता है और वही अंडरस्टैंडिंग आपका जीवन बनने लगती है। जो विद्याएं जो कहती है वो उस अंडरस्टैंडिंग की बात है। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे समझ में आ गया, लेकिन अनुभव नहीं हो पाता, वो चीज कर नहीं पाते वो लोग। क्यों? क्योंकि आत्मा ने नहीं समझा है। वो मन के लेवल पे समझ लिया कि दिमाग के लेवल पे हाँ लॉजिकल चीज समझ में आ गई, लेकिन लॉजिक से जीवन नहीं बदलता। ओके, तो देखो आपके लिए सबसे इजी तरीका क्या है? अंडरस्टैंडिंग का पाथ। अगर आप क्रिया करते हो, सुप्रेशन करते हो, तो और अच्छा है कि वो समझ जल्दी सेटल होने लगेगी लाइफ में, डाउट नहीं आएगा। नहीं तो नॉर्मल लोगों को डाउट आता है, दुनिया भर का डाउट आता है कि ये जो मुझे समझ में आया सही है गलत है क्या है। लेकिन जब वो अनुभव होने लगता है सुप्रेशन प्राणायाम या ये प्राण शक्ति बढ़ने से, तो जल्दी वो सेटल हो जाती है।
ओके ओके, तो आज का सेशन यही एंड करेंगे। बाबा जी और गुरुजी सभी मास्टर्स की कृपा से हमें ये मौका मिला है ये चीजें समझने का, और उनके जो भी ज्ञान है वो उनका दिया हुआ है, सब उनका